तो भैया सबसे पहले तो आपको बहुत छोटी सी रूपरेखा बताएं, क्योंकि आप पहली बार बुंदेली समागम के मंच पे पहुंचे। इसके पहले दो बार जब बात भई, एक बार शायद भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी या ऐसे कुछ समय आए, तो इसलिए पहली बार आप आए। बुंदेली समागम दरअसल पूरे बुंदेली समुदाय के जहां जहां भी देश दुनिया में लोग पहुंचे हैं, ये कार्यक्रम में सारे लोग पहुंचते हैं और 3 दिन में लगभग 700 से 800 कलाकार इस मंच पे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। और न केवल लोक कलाकार बल्कि बॉलीवुड से लेके टीवी इंडस्ट्री से लेके हर जगह के राजनीतिक प्रशासनिक जगत के लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं। एक हमने बुंदेली आइडल करके प्रतियोगिता पिछले साल से शुरू करी, जिसमें बुंदेली के स्थानीय लोक कलाकारों की गायन की प्रतियोगिता है। पिछली बार उसमें 200 रजिस्ट्रेशन थे और उसके तमाम सारी चीजें बहुत जबरदस्त वायरल हुई। इस बार जस्ट डबल हुई, 400 से ज्यादा प्रतिभागियों ने उसमें हिस्सा लिया। आज उसका फाइनल भी है। तो बुंदेली समागम के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में ही बुंदेली समागम के मंच पे शुरुआती संबोधन आपका करना चाहिए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप सबके बीच में हमारे सचिन ने मुझे आमंत्रित किया। और जो बुंदेलखंड की एक अपनी परंपरा है, अपनी एक सभ्यता है, सिर्फ वीरों की भूमि तो है ही, उसके साथ साथ यह त्याग की भी है, तप की भी भूमि है। और मैं मानता हूं कि जब वीर की हम बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि कई प्राचीन परंपराएं, कई प्राचीन इतिहास उस जमीन से, उस भूमि से जुड़े हुए हैं। जो सबसे बड़ी बात बुंदेलखंड की जो मैंने इतने दिन में समझने की कोशिश की, कि वहां के राजनीतिक लोगों की भी भावना और भाषा और भाव जब बोलते हैं तो उसको अपनी जबान की कीमत रखते हैं। मैं जिन परिवार के लोगों से मिलता हूं, वो चाहे किसी राजनीतिक दल का हो, किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के साथ साथ किसी अन्य क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है, तो जब वो आपसे मिलता है तो बहुत अपनत्व से मिलता है। और जब उनका अपनत्व मिलता भी है और कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जिससे उसकी आपको आवश्यकता होती है, तो फिर वो अपनी बात पे खरा उतरता है। तो आप लोग उस वंश परंपरा से आते हैं। मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप लोगों के बीच में आया। मैं, जैसा कि लोक नृत्य का बात हुई या सांस्कृतिक प्रोग्राम की बात हुई या अन्य क्षेत्रों में बुंदेलखंड के एक तरह से जो इसका उत्थान होना था, जिस तरीके से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, वो हम देखते हैं कि एक चिंता का विषय है। इसको भी हम नकार नहीं सकते कि हमारे बच्चे सबसे ज्यादा बेरोजगार है कहीं अगर मध्य प्रदेश में, तो उसमें 3 क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है, उसमें बुंदेलखंड 1 नंबर पे। ये चिंता है भविष्य के लिए। तो ये चिंता सिर्फ बुंदेलखंड में आरोप प्रत्यारोप को लेके या राजनीतिक दबाव और प्रभाव और आरोप को लेके हम निकाल दें तो इस मंच का मैं समझता हूं हम सम्मान नहीं करेंगे। इस मंच का अगर सम्मान करना है तो बुंदेलखंड की जो आज का हमारी युवा पीढ़ी है, उसको 3 बुराइयों से बचाना और एक अच्छाई की ओर ले जाना। एक अच्छाई है सिर्फ रोजगार, उसकी शिक्षा होगी तो रोजगार होगा। अगर उसको आप किसी भी कुरीति और जो समाज में अलग अलग तरह की जो आजकल एक नई आपदाएं आने लगी है, जिसके नशे की ओर हमारा बच्चा जाने लगा, उससे बचा लेंगे तो फिर वो रोजगार की ओर अपना ध्यान आकर्षित करेगा। और सबसे बड़ी बात कि बुंदेलखंड चूंकि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र आज की डेट में आता है, मैं उसको, आप लोगों को किसी भी प्रकार का इसमें असम्मान नहीं है, चिंता है भविष्य को लेकर। तो दुनिया एक छोटा सा मतलब एजुकेशन दुनिया को बहुत छोटी करता है। तो एजुकेशन जब बढ़ाएंगे तो दुनिया और छोटी हम सबको दिखेगी, बुंदेलखंड को दिखेगी, यहाँ के रहवासियों को दिखेगी। तो जो बुंदेलखंड वासी जिसको अवसर मिल गया है उनको चिन्हित करो और उसके जरिए हमारे बुंदेलखंड की एक विरासत को हम दुनिया भर में कैसे फैला सके। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में एक हैप्पीनेस इंडेक्स होता है जो सारी विधाओं के बाद आता है। वो आध्यात्म में प्राचीन भारत का अगर हम पूरा वर्णन करें तो उसका एंड टिल जो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात होती थी, जो आदमी को, एक व्यक्ति को, एक परिवार को खुशी कैसे मिले, जिंदगी जीते हुए जब वो मोक्ष को प्राप्त हो तो पूरा जीवन उसका प्रसन्नता पूर्वक कैसे रहे, इसी का आधार बनता है। तो उसका आधार बनाने के लिए जो सबसे बड़ी आज आधुनिक युग में नीड है वो है अर्थ। और उस अर्थ को जब तक हम सब एक कैलकुलेट दृष्टि से समान बुंदेलखंड के लिए किसी न किसी रूप में, वो चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे व्यक्ति हो, कैसे भी उस विधा को लेके जाएंगे तो बुंदेलखंड का विकास होगा। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए, बुंदेलखंड के उज्जवल भविष्य के लिए खूब भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से करता हूँ। आप सब भी दृढ़ संकल्प लें इसके लिए। और मैं कल ही
चूंकि सागर और रेहली होते हुए वहां गया था, अपने गड़ा कोटा होते हुए दमोह गया था, तो बहुत सी चीजें ऐसी है, ये बात भी हमें करनी चाहिए। ये मंच पवित्र है और मेरी भावना राजनीतिक नहीं है, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, एक पार्टी का अध्यक्ष हूँ, पर मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करूंगा जिससे राजनीति का पुट आए। पर मुझे ये बोलना पड़ेगा यहाँ पर, मेरी मजबूरी भी और मेरा दायित्व भी है कि जो हमने जिस तरीके का वातावरण हम जब बुंदेलखंड में जाते हैं और देखते हैं जातिवाद का, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कोई भी समाज नफरत अगर घृणा उसमें घर करती है तो हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं बना सकता है। जो मैंने जिसकी बात की, अगर वो राजनीतिक लोग घृणा फैला रहे हैं तो गलत है, कोई धार्मिक लोग घृणा फैला रहे हैं तो गलत है, कोई किसी प्रकार की घृणा, वो उसके कई प्रकार हो सकते हैं, मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता, पर उससे समाज को, बुंदेलखंड को बचाना है। तभी ये वीरों की भूमि, ये तपस्वियों की भूमि, ये अद्भुत अकल्पनीय क्षमतावान लोगों की भूमि है। इसके सकारात्मक देश के प्रति और सृष्टि के प्रति, समाज के प्रति जो दायित्व है वो हम निर्वहन कर पाएंगे। मैं फिर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बधाई देता हूँ और सचिन जी को खूब बधाई देता हूँ। अच्छा, सचिन का बता रहे थे अभी हमें दीपू भैया कि ये मेरा सचिन जब भी आता है सच बात करता है, और कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, किसी भी पद पे बैठा हुआ क्यों नहीं है, कभी भी उससे नजर नहीं चुराता और जो कहना है वही कहता है। और मैं भी इससे कई बार मतलब इस घटना से घटता हुआ व्यक्ति हूं, ये ध्यान रख लेना। तो मैं बधाई देता हूं और मैं 6 तारीख को आना था, पर मुझे आप लोगों से मिलने के लिए 8 तारीख को ही आने के लिए निर्देशित किया गया। तो मैं खूब सचिन जी को धन्यवाद देता हूं। और जीतू भैया एक दिन हमसे बोले सचिन, हम वो घटना ही बता दें, इनको याद आ गई, बोले भैया जो है सचिन भाई तुम मिल नहीं रहे आजकल, बोले तुम सरकारी हो गए। हमने सरकारी नहीं हो गए, आप अध्यक्ष बन गए तो ना आप चाय पे बुलाया ना चाय पे आए। सही है, सही बात है, इसी प्रकार से डांट खाई थी मैंने। तो भैया अब आप जैसे युवाओं की बात करें, आप बहुत यूथ कांग्रेस अध्यक्ष से लेके और लगातार इसके बाद आपकी यूथ में पूरे प्रदेश में निश्चित तौर पे बड़ी फैन फॉलोइंग है। यूथ इन पॉलिटिक्स, राजनीति में यूथ आज के दौर में, जब हम सोशल मीडिया का दौर कर रहे हैं या राजनीति का एक अलग दौर है, कांग्रेस पार्टी में या ओवरऑल यूथ के लिए राजनीति में अब कौन सी नई चुनौतियां आप देख रहे हैं? जो आज से 15-20 साल पहले अलग माहौल, आज एक अलग माहौल है। पहले नेता वो था जिसके पास भीड़ थी, आज नेता वो है जिसके पास फॉलोअर है। तो जो 15-20 साल में यूथ की पॉलिटिक्स में आप किस प्रकार का बदलाव देख रहे हो? जो यूथ है उसके लिए किस प्रकार की चुनौती, आपको नई चुनौती दिखती है? राजनीतिक व्यक्तियों की बात हो रही है जी, जहां पॉलिटिक्स। मैं मानता हूं कि मैं राजनीति में क्यों, अभी हमारे सामने 2-3 हमारे बुंदेलखंड के युवा विधायक और भविष्य बुंदेलखंड के बैठे हैं, वो राजनीति में क्यों है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी साथी, कोई भी परिवार का व्यक्ति राजनीति में क्यों जाता है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण 3 मुझे जो नजर आते हैं वो है। एक तो ये है कि मैं राजनीति के माध्यम से जनता में अपनी पहचान बनाऊं और लोगों के लिए कुछ कर सकूं। कुछ व्यक्तियों को ऐसा लगता है, जो दूर से देखते हैं, कि राजनीतिक व्यक्ति को बहुत सी चीज सरलता से मिल जाती है, प्रभाव बढ़ता है तो आर्थिक भी व्यवस्थाएं बनती है, और जब आर्थिक व्यवस्थाएं बनती है तो बाकी चीजें अपने आप मैनेजेबल हो जाती हैं। 1-2 कारण ये होता है। और तीसरा भी एक कारण राजनीति में आने का होता है, एक सोच है कि क्या हम नाम कमाने के लिए राजनीति में आते हैं, तो उसके तो और भी तरीके होते हैं और रास्ते भी होते हैं। क्या हम पैसा कमाने के लिए राजनीति में आते हैं, तो उसके भी कई तरीके होते हैं और भी रास्ते हैं। तो जब हम क्या ये प्रभाव, राजनीति की जो ताकत होती है, सत्ता की ताकत जिसको हम बोलते हैं, क्या उसको जीने के लिए राजनीति में आते हैं? तो नेचुरल है कि अगर आपके पास अर्थ अच्छा है और किसी ने व्यवस्था बना ली या नाम अच्छा है, कोई सेलिब्रिटी बन गया, तो उसके लिए भी मोटे मोटे सत्ता का प्रभाव ऐसा बनता जाता है जो एक राजनीतिक व्यक्ति को सत्ता में मिलके बैठता है। पर इन तीनों कारणों के अलावा भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, जो मेरे संपर्क में आए उनके लिए कुछ डिलीवर करूं। तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कितना भी व्यक्तित्व उसका नकारात्मक क्यों नहीं हो, कितना भी क्रूर क्यों नहीं हो, कितना भी षड्यंत्रकारी राजनीतिक व्यक्तित्व क्यों नहीं हो, पल पल पे नेगेटिव अप्रोच वाला राजनीतिक व्यक्तित्व क्यों नहीं हो, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, पर उसका एक उद्देश्य होता है, मैं लोकप्रिय रहूं यार, लोग मुझे पसंद करना चाहिए। ये सबका एक सोच होता है।
तो पसंद लोग तभी करते हैं जब आप में सकारात्मकता रहती है। पसंद लोग तभी करते हैं जब आप डिलीवर करते हैं। पसंद तभी करते हैं जब आप लोगों के लिए कुछ करते हुए लोगों को दिखते हैं। तो स्वाभाविक है कि राजनीति में आने के लिए सबसे बड़ी नीड होती है कि हम पब्लिक के लिए, जो पीड़ित के लिए, प्रकृति के लिए या समाज के लिए या देश के लिए कुछ ऐसा करें जिससे लोगों में मेरी इमेज बने। तो ये 4 चीजें हमेशा सकारात्मकता लाती। तो राजनीति में आने के लिए जितने हमारे परिवार के लोग हैं उनके सामने दिक्कतें क्या है? दिक्कतें हैं कि राजनीति महंगी है, इसको नकार नहीं सकते। तो जो आर्थिक स्थिति अच्छी करेगा उसको राजनीति में सरलता मिलेगी। फिर जो दृढ़ता चाहिए हर परिस्थिति से लड़ने की, भले मेरे पास आर्थिक संसाधन नहीं है, जो विचार चल रहा है वो मेरे विरोध में चल रहा है, जो लहर है वो तो एक अलग कट्टरता और नफरत और घृणा की बंदरी, मेरे को सकारात्मक काम करना है। तो हवाएं गर्म है फिर भी उसके सामने लड़ना है। तो इस तरह का फिनोमा थोड़ा पहले मानसिक रूप से लोग पहले से थोड़े से कमजोर हुए, मुझे ऐसा लगता है। और ये सब दूर हुआ है। पहले के लोग फक्कड़ रहते थे, फकीर रहते थे, अर्थव्यवस्था नहीं रहती थी। बीजेपी की बात करें, कुछ नहीं था, लोग कहते थे चने खा खा के हमने ये किया। पुराने आपके पिताजी भी सुनाते रहते हैं, कई सीनियर बीजेपी के सुनाते हैं, आरएसएस के लोग सुनाते हैं कि आर्थिक संसाधन नहीं थे फिर भी हम सर्वाइवल करते थे। अभी कांग्रेस में भी हम लोगों के पास बहुत आर्थिक संसाधन नहीं है, पर हम हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो संसाधन, व्यवस्था, समाज का किस तरह का सिनेरियो है, किस तरह की विचारधारा लहर आ रही है, बह रही है, उसके विपरीत भी आप काम कर सकते हो। तो उसके लिए दृढ़ संकल्पित होना जरूरी है। आपका लक्ष्य होना जरूरी है कि मैं क्यों हूं पॉलिटिक्स में। अगर मैं राजनीति में लाभ के लिए हूं, प्रभाव के लिए हूं, कुछ पाने के लिए हूं, तो फिर इस तरह के लोग सत्ता की तरफ जाते हैं और वो सत्ता की तरफ गए भी है, मालूम है आप लोगों को। तो मैं मानता हूं कि इस तरह की दृढ़ता चाहिए। लेकिन जब आप प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने, इसके बाद भी एक अलग किस्म की चुनौतियां बहुत कांग्रेस पार्टी में हमेशा ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में एक पूरे सबके अपने अपने आधार स्तंभ नेता हैं। इसके बाद फिर जब आपने कार्यकारिणी घोषित करी, उसके बाद भी कुछ लोग परेशान, कुछ दुखी, कुछ नाराज, कुछ गुस्से। तो इसकी कंट्रोलिंग, ये सब चीजें, इसको कैसे मैनेज करते हैं पूरी कांग्रेस? जब चूंकि प्रदेश अध्यक्ष आप एक बीच की उम्र के हैं, अब युवा, हालांकि सबकी नजर में युवा है, लेकिन उम्र के हिसाब से बीच में आ गए, तो अब ऊपर वालों को भी संतुष्ट करना, नीचे वालों को, तो ये मैनेजमेंट कैसे हो पा? नहीं, आपका सवाल सही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम थोड़ा सोच के बोल रहे हैं। नहीं, सोच के नहीं बोलना, खुल के बोलो। बुंदेली लोग तो सोच के बोलते हैं पर सही बोलते हैं। सही है गलत है? तो मैं देखो कैसे बताऊं इस सवाल का उत्तर कैसे। हाँ, इस सवाल का उत्तर ऐसे देना चाहिए कि राजनीति में कौन दुखी नहीं है, मैं किसको गुस्सा नहीं आता है। अभी मैं प्रदेश का अध्यक्ष, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मुझे सत्ता में कांग्रेस पार्टी को लाना है और हमारे परिवार के लोगों को मंत्री बनाना है, तो फिर मंत्री बना सरकार भी बनानी है। तो जैसे जो विधायक की टिकट चाहता है तो उसको इस बात की पीड़ा है कि विधायक की टिकट मिल जाए। जो विधायक की टिकट मिल गई तो जीतने की चिंता है, अगर जीत गए तो मंत्री बनने की चिंता है, अगर सत्ता में सरकार आ गई तो मंत्री बन गए। तो गडकरी जी ने कहा है कि अच्छा मंत्रालय चाहिए, एक सुना होगा वीडियो आप लोगों ने, तो समझ लो अच्छा मंत्रालय नहीं मिला तो मिल गया तो मुख्यमंत्री बनना है, और मुख्यमंत्री बन गए तो मोहन यादव की भी यही पीड़ा, कितने दिन रहूंगा मैं। तो ये दिक्कत तो रहती है। तो ये सब जगह परेशानी है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो राजनीति में आपके पास छोटा पद है, बड़ा पद है, आपको पद मिल गया नहीं मिला, हर जगह आपको फिक्र करनी पड़ती है। पर मेरा फिनोमा अलग है। मैंने कल वीडियो सुबह 5 बजे जारी किया, किसी ने देखा होगा तो मैंने उसमें ये कहा कि हर परिस्थिति में कैसी भी आपके सामने विपरीत परिस्थिति दिखती है तो वो 2 मिनट की है, अगर बहुत और उसमें विकराल है तो 1 घंटे की है, अगर और उसमें कोई गहरापन है तो 1 दिन की है, और बहुत हुआ तो 7 दिन में सारी समस्याओं का समाधान है। पर आपको आपके मेंटल लेवल को उस तरीके से बनाना पड़ेगा, आपको स्थिरता लानी पड़ेगी, संयम रखना पड़ेगा। रोज राजनीति में नरेंद्र मोदी जी को 300 सीट से ऊपर मिली, फिर भी हमने सारी जितनी कमियां थी वो निकाली और हम अपनी बात कहते रहे। तो राजनीति में सब तारीफ करने वाले नहीं मिलेंगे। राहुल गांधी जी 3-4 हजार किलोमीटर पैदल चले, और बात की प्रेम प्यार मोहब्बत विपक्ष के नेता करनी चाहिए, पर बीजेपी के या देश के कई लोग उनकी मजाक उनके लिए सोशल मीडिया पे लिखते थे। तो सार्वजनिक जीवन ऐसा ही है
इसमें 10% आपकी तारीफ होती है, 20% चिंताएं होती है भविष्य की, और बचे हुए 70% बुराइयां होती है। याद रखना, कोई भी अच्छे से अच्छा लोकप्रिय व्यक्ति को भी 70% क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। ये आप अगर इसका मूल्यांकन सही तरीके से करोगे तो ऐसे मिलेगा। अब हम बात करें अपने आप, हर व्यक्ति को ये दिखता है कि मैं बेस्ट हूं, मैं ये कर रहा हूं ठीक कर। चोर भी चोरी करता है तो जस्टिफाई करता है कि मैंने इसलिए चोरी की, वो ये थोड़ी करता है कि मैंने जानबूझ के किया, मेरे बच्चे को ऐसा हो गया, मेरे परिवार में ऐसा, मेरे को इसने ऐसा किया, फिर मैंने ये रास्ता अपनाया। तो राजनीति में भी ऐसा ही है, सब परिस्थितियों से हम निपट लेंगे, और जो हमारे अभी परिस्थितियां हैं आपने कही वो सब मैनेजेबल है। और 2028 में इस बार तो आपको अवसर मुख्यमंत्री बनने का मिलेगा नहीं, कांग्रेस का बनेगा, याद रखना। तो ये आत्मविश्वास और ये ताकत जो है एक मजबूत विपक्ष मध्य प्रदेश की राजनीति में। लेकिन अगर बड़े सिनेरियो की बात करें कि अभी आप लंबा समय है, 2-3 साल अभी भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से जब आप अधिकारियों को फोन करते हैं, ए कलेक्टर, ए थानेदार, तो वो चीज कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को आलोचनात्मक लगती है। तो ये स्वभाव के पीछे की क्या कहानी है? लोग कहते हैं कि भैया नहीं, मैं पहले तो किसी का अनादर नहीं करता हूं, कभी भी नहीं किया मैंने। और जैसे मेरे कुछ जिंदगी के अपने जीने के तरीके हैं, उससे कोई समझौता नहीं करता हूं। हम राजनीति में हैं, हमारे पास विपक्ष है, सत्ता के पास ताकत है हमारे पे किसी न किसी प्रकार का दबाव बनाने की। उसमें प्रशासन का दबाव भी हो सकता है, जेल और कोर्ट और कचहरी का दबाव भी हो सकता है, आर्थिक प्रलोभन भी हो सकते हैं, वो उसका उपयोग करेगी। ये आज का चलन नहीं है, ये हजारों साल की एक प्रक्रिया है। अब रही बात, जो मैं अधिकारियों से बात करता हूं, अधिकारी इस तंत्र का हिस्सा है। अगर ये तंत्र व्यवस्थित नहीं रहा तो कोई भी सिस्टम चल नहीं सकता है। और तंत्र को खुली छूट मिल गई, लगाम बेलगाम हो गए, तब भी ये नहीं चल सकता है। तो जहां व्यवस्था जैसी रहती है वैसी बात करते हैं। कोई कलेक्टर को अगर मैंने फोन किया तो मैं पहले उनको कहता हूं कि आपको स्पीकर पे ले रहा हूं, तभी स्पीकर पे लेता हूं, ये मेरी नियम है मेरा। मैं कभी भी किसी भी कोई आम आदमी से भी बात करता हूं तो उसको बोलता हूं कि आपको इस तरीके से बात कर रहा हूं, तो उसका अपमान नहीं होता। मेरा दायित्व है उस पीड़ित व्यक्ति के लिए बात करूं, वो चाहे किसी से भी करनी पड़े जो मेरे पास आए। तो स्वाभाविक है कि अब मुझे दिखता है कि एक कलेक्टर, एक कर्मचारी अन्याय कर रहा है सत्ता के दबाव में, तो उससे वैसी बात करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, ये मेरा जिम्मेवारी है। और कोई अच्छा इंसान है तो उसको भी ढंग से, उसकी विनम्रता से, उसके सम्मान के साथ बात करनी पड़ेगी। फिर आप एक व्यक्ति टोटल जैसे अदरवाइज मत लेना, हम सरकार में नहीं है पर बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में कर्मचारी काम करेगा, तो फिर उसको तो मुझे समझाना है कि समय बदलेगा, और बदलेगा जब समझाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवस्था भी है, इसमें क्या है, तो उसको उस तरीके से समझाता। अब और कोई सवाल कुछ लोग अगर जीतू भैया से पूछना चाहें, फिर हम संवाद को और आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, हर तरीके के सवाल करो, मेरे में जो बुराई है वो भी पूछो, मैं बताऊंगा आप लोगों को। कोई ऐसी बात लगती हो तो हेलो, खड़े हो आप भी आप भी पूछ सकते हो कि आपने महिलाओं का क्यों अपमान किया, मैं उत्तर दूंगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जी, कांग्रेस पार्टी परंपरागत परिवारों से कब निकलेगी? अभी जो जिला अध्यक्षों की आप लिस्ट देखोगे, मैंने तो देखा, इसलिए मैं बात नहीं, आप भी फिर से देखो, आप फिर करेक्ट सवाल नहीं है, यहाँ शुरुआत हो चुकी है। परंपरागत परिवार जो होते हैं उनका भी सम्मान है, अगर उसमें कोई योग्य है तो उसका भी रखेंगे। और जो जिला अध्यक्ष अभी बने हैं, ये स्वाभाविक रूप से पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, तो इसमें आप देखोगे तो नए लोगों को ज्यादा जगह मिली। जी, धन्यवाद। हाँ, सबको दो। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय पांडे है और पत्रकारिता का मैं छात्र हूं। एक प्रश्न है मेरा कि आजकल ये देखा जाता है कि जो युवा नेता जितने होते हैं, सब छात्र राजनीति में प्रयास कर रहे हैं किसी स्तर पर जाने का, या सही तौर पे देखिए सामाजिक सेवा का। एक हंगामा मचाना, कोई भी पक्ष हो, हंगामा मचाना एक बहुत स्वाभाविक चीज है जिसके आधार पर अपनी बात रखी जाती है। और दुष्यंत कुमार ने लिखा भी है कि हंगामा मचाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो पहले तो ये बताइए कि ये स्वरूप कब बदलेगा? सब आप क्योंकि इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इसी क्षेत्र के हैं, तो एक पूरी दृष्टि से बताइएगा कि ये स्वरूप कब बदलेगा। और दूसरा, अभी कुछ समय पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष जी DUSU ऑफिस गए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहां पर राहुल गांधी जी
वहां पर उनका जाना एक हंगामे का विषय हो गया। क्या आपको लगता है कि देश के इतने बड़े राजनेताओं को इस तरह से छात्र राजनेता जितने हैं या जो छात्र राजनीति में, उससे किसी तरह आक्षेप करना चाहिए या जुड़ना चाहिए? ये दो प्रश्न है मेरे। नहीं, बात ये है छात्र, ये जितने भी हमारे एजुकेशन सेंटर है, वो चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल्स हो, या हमारे कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन सेंटर हो, ये भारत के भविष्य की नींव डालते हैं। और जब ये भारत के भविष्य की नींव डालते हैं तो भारत की सत्ता, भारत की सरकार, भारत का विपक्ष उससे दूर नहीं रह सकता है, उसको कहीं न कहीं उसको टच करना पड़ेगा। एक तो राहुल गांधी जी का जाना या नरेंद्र मोदी का विद्यार्थियों से बात करना परीक्षा में, इसको मैं गलत नहीं मानता हूं। ये एक प्रक्रिया और एक प्रकार का एक अटैचमेंट होता है इस व्यवस्था से। दूसरी बात है हंगामा खड़ा करना और अपनी बात कहना। ये सोशल मीडिया का दौर आ गया है, इसमें इस तरह की चलन सोशल मीडिया पर अपनी अपनी बात कह के उस पर अपने आप को आत्ममुग्ध करने के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया बनी है जो युवाओं को सही दिशा नहीं दे रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं। ये जो बेरोजगार युवा है, ये दिन भर रील देखता है, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है, ये सच है। और आप कहीं भी, इतने लोग हम बैठे हैं, इसमें से 90% परिवार के साथी, मैं भी आप में से हूं, मैं अलग नहीं हूं। मैं अब आपको और मेरे को जोड़ के ये बात कह रहा हूं। हम जब फ्री होते हैं तो हम भी मोबाइल खोल के रील देखने लग जाते हैं, जो हमारी पसंद हो जाती है वो। और एआई एक ऐसी टूल आया है कि आपको जो पसंद है, जो देखोगे वो आपको और परोस देगा। तो इससे नकारात्मकता समाज में क्या जा रही है? इससे नकारात्मकता हमारे माइंड में जो क्रिएशन चालू हुआ था, जो एक कोई भी किसी भी प्रकार का नैरेटिव इनोवेशन का बनता था, उस पर कंट्रोल होने लगा, उस पर एक तरह से रोक लगने लगी, विचार नए नहीं आने लगे। जहां तक हंगामा करके अपनी बात कहना, ये नई उम्र के बच्चों का पहले से परंपराओं से चलता आया है, पर नेचुरल एजुकेशन उसको थोड़ी सी अनुभव के साथ मिलता है तो थोड़ा कंट्रोल होता है। फिर दूसरा, हमारे समाज में भी एक बुराई है, इसको भी आप नजरअंदाज मत, मैं कोई नेगेटिव भाव से नहीं कह रहा हूं। हम सही तरीके से बात करें, वो समाज में जाने में थोड़ा टाइम लेती है और दुनिया बहुत तेज चल रही है। तो उसका कारण भी है कि बच्चे या कोई नया पॉलिटिकल वर्कर या कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई समाज सेवक या कोई क्रांतिकारी अपनी बात उस तरीके से कहने की कोशिश करके जल्दी से पहुंचाने की कोशिश करता है। और इससे बड़ा और एक कहानी है, उसमें अदरवाइज मत लेना, मीडिया सही राह पर इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर रही है। अगर मैं कुछ गलत बात कर रहा हूं तो मीडिया का मुझे डर होना चाहिए, वो डर समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि हमें पता चल गया कि मीडिया सत्ता के साथ ज्यादा रहती है, हमें उतना ही स्थान देती है जितना स्थान उनको निष्पक्ष दिखने के लिए देना पड़ता है। नहीं तो मीडिया का, एक व्यक्ति का, एक संस्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओवरऑल मीडिया के सिनेरियो की बात कर रहा हूं। तो 90% वो सरकार की बात करती है या अपने हित कैसे हो, ये उनकी बुराई, चूंकि उनका इकोनॉमिक मॉडल ऐसा बन गया है कि उनको इस तरीके से ही करेंगे जब भी सर्वाइवल करेंगे, हम खाएंगे नहीं। मुझे कोई कहता है कि यार हेल्दी फूड खाओ, अब मैं भूखे ही मर रहा हूं, पहले तो जीने के लिए खाना पड़ेगा, फिर अगर मिल गया तो फिर हेल्दी खाना पड़ेगा। तो ऐसे मीडिया को अगर वो संसाधन एकत्रित ही नहीं करेंगे, संस्थान ही खत्म हो गया, तो वो फिर सर्वाइवल नहीं करेंगे। पहले तो उनको जिंदा रहना है, फिर पत्रकारिता करना है। ये मॉडल देश के लिए खतरा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो इसलिए मीडिया का जो रोल है वो वैसा नहीं है कि इन ऐसे हंगामों को सही दिशा में ले जाए, पॉलिटिकल लोगों को सही दिशा में ले जाए, राजनीतिक लोग मीडिया पे हावी होने लगे। तो ये भी इसका कारण है और मैं मानता हूं कि हम सबको मिलकर इसको सुधारना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, एज अ रिसर्च स्कॉलर मैंने देखा है आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कि प्रदेश के अभी तक बड़े नेता एक दूसरे पर, चाहे भाजपा के हों कांग्रेस के हों, वो आरोप लगाते थे, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब जो लोकल लीडरशिप सत्ता पक्ष की है उस पर आपकी ओर से डायरेक्ट नाम लेकर के जो आरोप लगाए जाते हैं, उससे आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक शुचिता है वो प्रभावित हो रही है? कि जो हमारा शांति का टापू था, बड़े नेताओं में एक चलता था कि नाम लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर चले, लेकिन अब लोकल लेवल पर कांग्रेस जो हावी हो रही है, सत्ता पक्ष के चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, उससे मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता कि राजनीतिक शुचिता मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर भी प्रभावित होगी?
नहीं, राजनीतिक सुचिता की बात नहीं, सामाजिक सुचिता की बात भी है, पारिवारिक सुचिता की बात भी है। समाज में अलग अलग तरह की अलग अलग सुचिताएं होती है। अल्टीमेटली राजनीति में व्यक्ति समाज को संपूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए बना है, समाज से अलग तो है नहीं राजनीतिक व्यक्ति। जहां तक मेरा सवाल मुझ पे एकदम व्यक्तिगत कि आप नाम लेके कहते हैं कि ये गलत है, ये सही है, और इसका ये बिल्कुल सही है कि मैं नाम लेके कहता हूं। और मैं मतलब मेरे काम करने के तरीके में मेरी दोस्ती सबसे है, पर मेरा दोस्त भी है, तो अगर मुझे मेरी पार्टी का धर्म निभाना है तो निभाना है। मैं उसमें कोई समझौता करता ही नहीं हूं। इसमें किसी भी प्रकार से मेरी कोई एक व्यक्ति बीजेपी में आज जो मंत्री हैं, कोई भी सबसे मेरी प्रेम से बात हुई है, मैंने सार्वजनिक कहा इनके पिताजी से मेरी बात होती है, मेरी सब जो बीजेपी में जितने भी मैं नाम लेता हूं, जिन पे आरोप लगाता हूं, सबसे बात होती है। पर मैं उनको बख्शूंगा नहीं, क्योंकि मेरा दायित्व है। मैं जिस जगह हूं, अगर मैं कांग्रेस पार्टी का एज ए अध्यक्ष इस बात को लेकर झेपूंगा कि यार मैं इसका नाम लूं तो मेरे संबंध खराब हो जाएंगे, तो फिर मेरी पार्टी के साथ मैं अन्याय कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र के साथ अन्याय कर रहा हूं। मैं मेरे कार्यकर्ताओं को एक निर्देश दे रहा हूं कि मैं मैनेज हो रहा हूं, तुम भी मैनेज हो जाओ। तो मेरी पार्टी का भी मुझे ध्यान रखना है, लोकतंत्र का भी रखना है, और फिर मेरा व्यक्तित्व भी, जैसे क्या कुछ चीजें ब्लड से आती है, तो अब उसी में कुछ परेशानी है तो मैं क्या करूं। तो मेरे को वो भी तो दौर, उसको भी तो करना चाहिए मुझे। मेरे पिताजी ने संस्कार दिए है कि कोई काम गलत करो मत, और गलती को जो आपका दायित्व उसको निभाने से कभी डरो मत। इसका मतलब मैं उनका दुश्मन नहीं हूं। मैं बीजेपी के जितने नेता हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, पहले क्लियर कट। वो राजनीतिक वैचारिक रूप से हमारे विरोधी, ये केवल कहने के लिए नहीं है। मोहन यादव जी से मैं तो, जब ये हमारी राजनीतिक बातचीत हुई तभी से एक तरह से हम जानने लगे। मेरे खेत पड़ोसी तो है नहीं है कि मेरा खेत छीन लिया, पर मुझे बताना पड़ेगा उनको कि इस प्रदेश नशे का गढ़ है, तो वो मेरे पुतले जलाएंगे तब भी है, नहीं जलाएंगे तब भी है। तो अब मैं ये बात छुपा लूं? अब मुझे एक किस्सा है, अपन ये बुंदेली बोछार में मैं बहुत पवित्र मन से कह रहा हूं। मैंने कहा कि हमारे प्रदेश में युवा, उसमें बहनें भी आजकल ज्यादा नशे की ओर अग्रसित हो रही है, तो बीजेपी ने उसको एक प्रोग्राम बनाया, मेरे पुतले जलवाए, मेरे प्रति बहुत ताकत से मेरा विरोध किया। तो मेरे पास दो रास्ते थे, एक तो माफी मांगू कि मेरे से टॉक स्लिप ऑफ टॉक हुआ और मैं हट जाऊं, या फिर मैंने जो बात की उस पर दृढ़ता से खड़ा रहूं। अभी 7 राज्य ऐसे हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे छोटे छोटे। आखिरी सबसे बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में के बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है। ये नरेंद्र मोदी जी की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। तो उस रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में जो प्रतिशत के आधार पर नशा होता है, उसमें पुरुष और महिलाओं की जब संख्या जोड़े हम तो देश में सबसे ज्यादा है। जो आप मणिपुर है जैसे, तो मणिपुर में 20 लाख की आबादी नहीं है, उसका प्रतिशत अगर 15 भी है तो फिर बहनों की संख्या कितनी होगी, और फिर अपने यहां पर कितनी संख्या होगी, 4.5 करोड़ में। ये हमारे लिए चिंता है, तो इस चिंता को एक विपक्ष का नेता नहीं करे। ये पब जितने भी खुले हुए हैं जगह जगह, भोपाल में भी पब है, वहां पर 18 साल से नीचे के बेटे बेटी दोनों मिलते हैं। चलो मैं बुंदेली बोछार को कहता हूं आप पड़ताल करो, और अगर नहीं मिले तो फिर मुझे क्रिटिसाइज करो, मिले तो फिर मेरा सहयोग करो कि एक विपक्ष का नेता इस बात के लिए प्रयास कर रहा है। अब हम में से ही कुछ लोग ऐसा भी होगा जो ड्रिंक करते होंगे, तो ड्रिंक करना, क्या मैं जितने कर रहे हैं सब बुरे आदमी है? ऐसा भी नहीं है। पर ड्रिंक वो बच्चा करे जिसके पास रोजगार नहीं है, और फिर वो करके आगे की दिशा भटक जाए, तो फिर ये चिंता का विषय है। इसको अगर आप नहीं रोकोगे, नहीं बात करोगे, तो कौन करेगा? विपक्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो मैं मानता हूं कि जब मुझे बात किसी के लिए कहनी है तो समाज के सुधार के लिए, व्यवस्था के सुधार के लिए, राजनीतिक मेरे दायित्व के लिए मुझे कहनी है। इसका मतलब मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं। धन्यवाद। आखिरी सवाल। नमस्कार माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे आपने सामने मंचासीन नेताओं से बोला कि 2028 में मेरी सरकार आने वाली है। मेरी नहीं, कांग्रेस की। सॉरी, कांग्रेस की। तो ऐसा हमारे उसमें कहते हैं कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस होना थोड़ा बुरी बात हो जाती है। अब मैं जानना ये चाहता हूं कि 15 महीने के लिए सरकार तो आपकी भी आई थी, तो भाजपा ऐसे क्या गलत काम कर रही है कि उनकी सरकार रिपीट नहीं होगी, वो कांग्रेस ऐसे क्या अच्छे 15 महीने में काम करेगी कि उनको रिपीट हो जाएगी सरकार? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मैंने कई बार एक बयान दिया है कि सरकार जरूर आएगी, पर मैं क्या बनूंगा ये मेरे को नहीं पता है, और मैं कुछ बनूंगा भी नहीं। अर्जुन के रूप में मेरा भूमिका पक्की है। तो मैं पहले ये हम अहंकार, अति आत्मविश्वास, व्यक्तिगत तो कुछ नहीं है। अब क्यों बनेगी उसका मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं।
मैं ईमानदारी से, अगर ये दीपू बना है, मैं हिम्मत थोड़ी कम होगी, नहीं तो इनसे इतने सवाल करूं तो ये जवाब दे दे अगर सही तो ये सही, इनकी पार्टी सही, और नहीं दे पाए तो मैं विचार रख रहा हूं वो सही। अभी शिवराज सिंह जी ने जो बातें कही चुनाव से पहले, सबसे बड़ा सेगमेंट था लाडली बहना, उसके नाम पर वोट जो मिला वो 10-11% बीजेपी को तेजी दे गया और वो 7-8% आगे हो गए, और उसी से कांग्रेस का वोट प्रतिशत 40 था। और इस बार कांग्रेस जो चुनाव लड़ी वो सामान्य लड़ी, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें कोई एफर्ट्स ऐसे नहीं किए थे, पर लाडली बहना एक गेम चेंजर था। अभी 1200 रुपए दे रहे हैं, और जितने 1200 रुपए के एवरेज अगर अपन निकालें तो हर बहना पर लगभग उसका 10% उसके प्रचार प्रसार पे खर्च हो रहा है। मतलब इवेंट करना, विज्ञापन देना, बार बार ये करना शुरू से हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा है। तो सरकार की दिशा ठीक नहीं है। उन बहनों को 3000 का प्रयास नहीं करना है, आखिरी में फिर लालच देना है कि हम देखो 28 में दे ही नहीं सकते हैं, 28 में देंगे, मोहन यादव ने कह दिया है। तो एक तरह से एक वादा, किसानों से जो बातें की, वो चाहे धान आपके उधर होता होगा 3100 का, हम लोगों ने, मेरे पिताजी ने तो इसीलिए वोट दे दिया बीजेपी को, मान लो कि मेरे को 2700 के गेहूं का दाम मिलेगा, हम किसान हैं, तो फिर उन किसानों का क्या होगा? आखिर लालच देके अपन ने जो वादे किए हैं वो तो पूरे हो नहीं रहे। एक कहानी तो ये हो गई। दूसरी कहानी बीजेपी में अभी अंदर देखो आप कि सब लूटपाट इतनी हैवी है। हर मंत्रालय में, मैं जितने भाई बैठे हैं यहाँ, आपको भी कह रहा हूं दीपू, एक विभाग ऐसा बता दो जहां बिना रिश्वत से काम होता है, तो मैं नागरिक अभिनंदन करूंगा आपका। कोई बता दे ऐसा कि जहां पर हो रहा हो। कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, तो घर घर ये पता चल रहा है कि बीजेपी इस बार बहुत करप्शन कर रही है। शिवराज सिंह चौहान जब पिछले मुख्यमंत्री थे तो कितना भी नेगेटिव होते थे तो तड़पते थे कुछ प्रयास पॉजिटिव करने के लिए कि यार मैं सुधार, जैसे मैं गेहूं की बात करता था तो उसको कैसे अपन रिमैप करें, मैं कोई मुद्दे और उठाते थी कांग्रेस तो कि उसका हम मुकाबला कैसे करें, तो उसके लिए प्रयास करते थे। योजना, जैसे प्याज के भाव कम हुए तो भावांतर योजना लेके आ गए कि कैसे डाइल्यूट। ये सरकार में ऐसा कोई प्रयास नहीं होता है। ये सरकार क्या है कि थोड़ा अद्भुत अहंकार में है अभी। तो एक ये लक्षण है कि ये हटेंगे, एक वो लक्षण है कि वादे पूरे नहीं किए, और एक इससे बड़ा कारण है कांग्रेस एकजुट होने लगी है। और बीजेपी में भी विश्वास सारंग के वीडियो दूसरा कोई जारी कर रहा है, दूसरे का वीडियो तीसरा जारी कर रहा है, बीजेपी में ही सब हो रहा है, हम तो देख रहे हैं दूर से। तो ये बीजेपी में ज्यादा सिर फुटबल होने लगी, जगह जगह होने लगी है, और ये हम वाच कर रहे हैं। ये 3 आधार तो ये है। अब चौथा आधार जो हमारा, एक मिनट, लास्ट मेरा प्रश्न होने दें यार, फिर उत्तर आपका है, प्रश्न आपका, उत्तर मैं पूरा दूंगा। आप 100 सवाल करो, 100 के दूंगा, पर उत्तर पूरा लो। जो हम चाहते हैं, हम जो हमारा विजन है मध्य प्रदेश के लिए, वो अभी हमने डिलीवर नहीं किया है अगली सरकार के लिए। वो जब हम डिलीवर करेंगे तो मुझे उस बात पे पक्का आत्मविश्वास है। और अब आत्मविश्वास नहीं, अति आत्मविश्वास है। जो आप कह रहे थे अति आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता है। जो हम विजन मध्य प्रदेश के लिए डिलीवर करेंगे वो अद्भुत और अकल्पनीय आम जनता को पसंद आएगा। वो सही समय पे हम करेंगे। रोज मेरी योजनाएं उस पर हमारी बनी रही है, उसके आधार पे मैं आपसे, ये मुझे भरोसा है कि और लोगों में चेंज भी है। जैसे बुधनी किलो, मैं आज भी यहाँ से वहीं जा रहा हूँ, 1,46,000 से शिवराज जी जीते थे, हम 12,000 पे आ गए उसी पेरा पे में। तो कितना बड़ा अंतर है। जो 3 उपचुनाव हुए, तीनों में कांग्रेस के साथ लोग आए, बीजेपी को साथ छोड़ा। वो उस दौर में जब कांग्रेस लोगों को, कांग्रेसियों को ले लेके भाग रहे थे बीजेपी वाले, तो बहुत सा चेंज है। अच्छा, फिर बीजेपी का जो परंपरागत वर्कर है, जो परंपरागत लोग हैं पुराने, जिनने बीजेपी को खींचा है, अब वो तो हो गए दरकिनार। उनकी कहीं किसी जगह वैल्यू है नहीं बने। आप आपके परिवार में भी तो चेक कर लेना। अब जो नए नए धंधेबाज लोग आए हैं, जैसे हमारी पार्टी के कई चले गए, अब उनकी चलन में है, तो वो देखते नहीं है जिनने खून पसीने से सिंचा है बीजेपी को, वो भी सवाल करते हैं। तो ऐसे कई कारण छोटे बड़े बन रहे हैं। इसलिए 2028 में 100% कांग्रेस की सरकार आएगी। बताओ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूं, आप कर मैं सकते आम पब्लिक हूं। हाँ। अभी आपने बीच में एक क्वेश्चन बोला था कि कांग्रेस के नेता एकत्रित होने लगे। इसी बीच में राजा दिग्विजय सिंह जी ने बोल दिया कि कमलनाथ जी उनकी वजह से, वो सिंधिया साहब जी उनकी वजह से चले गए। तो हम कैसे माने आम पब्लिक की आप लोग इकट्ठे होने लगे कि बितरघात कुछ चल रहा है? देखो, ये आपने उसको कैसे लिया हम नहीं जानते हैं, आपका अपना विवेक है और उस पर आपका अधिकार है। पर दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ये परिस्थिति थी कि कुछ बातों पर ज्योतिराज सिंधिया जी की डिमांड थी, और डिमांड पूरी होने में थोड़ी देर हुई, हमें भरोसा नहीं था कि वो भाग जाएंगे,
तो ये पूरा सेंटेंस ये था। अब उसमें से जो आपको मीडिया को जो जरूरत थी उतना निकाल के आप पे परोस दिया। ऐसे ही कमलनाथ जी ने क्या कहा, कमलनाथ जी ने ये कहा कि वो तो कमलनाथ जी का क्या वक्तव्य था, उसमें निकल के आया था कि उनने अति महत्वाकांक्षी थे ज्योतिराज सिंधिया, उनको एकदम से सब चाहिए था और इसीलिए सत्ता के लालच में चले गए। तो मैं मानता हूं कि दोनों की बात सेम थी और जो सच था वो था। दोनों में ज्योतिराज सिंधिया ने धोखा दिया बीजेपी को, जनता को। जो ज्योतिराज सिंधिया ने जनता को धोखा दिया, दोनों के बयान से नेचुरल भी है कि चुन के तो इधर के लिए आए थे, चले उधर गए, तो धोखा ही है ना। अभी इनके पिताजी को मंत्री नहीं बनाया तो क्या बीजेपी छोड़ के चले आए क्या? ये तो आखिर इतने साल से तो वहां अपनी जगह खड़े हैं, ऐसा आत्मबल भी तो चाहिए। तो ये नहीं था, ये दोनों ने बोला है और ये आपको भी महसूस करना चाहिए, सही है गलत। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका भी ले लो, भैया का भी ले लो, ले लो, ये बहुत तैयारी करके आए लगता है। ये माइक चालू कर लो। मैं तैयारी करके नहीं आया हूं, आपके विचारों से बहुत प्रभावित होता हूं मैं। अच्छा, धन्यवाद। लेकिन मुझे एक सत्यता जाननी है। बहुत समय से विचार थे हमारे जी। कि आप कभी मिलेंगे तो हम आपसे पूछेंगे जी कि जब सरकार आपकी थी, आप मंत्री थे, तो आप किसी विधायक का सूटकेस खींचते नजर आ रहे थे, उसकी क्या सत्यता है, आप बता सकते हैं क्या? हरियाणा गुरुग्राम में। अब वो तो छोड़ो, कल की बातें कल की बात, पुरानी नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, बहुत Thank बहुत you। धन्यवाद जीतू पटवारी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। जोरदार तालियों से जीतू भैया आपका आभार। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।